नाजरीन, रचना के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान रियाज शाहिद खान। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर मीसम रज़ा खान भुट्टा साहब। वेलकम डॉक्टर साहब। सर थैंक यू सर। नाजरीन, कबीरवाला ज़िला खानेवाल की सबसे बड़ी और पंजाब की बड़ी तहसीलों में से एक तहसील है। 10 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये तहसील है और जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत एक आम इंसान का बुनियादी मसला है और सेहत के हवाले से हॉस्पिटल का अच्छा होना, हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना, ये आम इंसान की बुनियादी तरजीहात में है और आम आदमी का ये बुनियादी हक है। तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल है जो 1980 से लेकर 10 लाख की आबादी के लिए आज तक काम कर रहा है। और बदकिस्मती कहिए या हालात की सितम ज़रीफ़ी कहिए कि आम आदमी का ट्रस्ट अभी तक एक पेशेंट के हवाले से THQ पर बहाल नहीं हो सका। तो हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है, हम जानेंगे इनसे कि THQ के हवाले से, मामलात के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो डॉक्टर साहब, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को और कबीरियंस को कि THQ, जैसा कि आपने अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है आपको, यू आर क्वाइट यंग, आपने MS का चार्ज लिया है, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या आप महसूस करते हैं कि THQ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसको अपग्रेड किया जा सकता है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें कोताहियां हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और दूसरा आपने तारुफ में थोड़ी सी कमी कोताही छोड़ दिया। आपने ये बताना भूल गए कि आप मेरे उस्ताद रहे हैं और मैं आपका शागिर्द हूँ, तो ये भी मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इंटरव्यू दूँगा। और जो THQ हॉस्पिटल कबीरवाला की आपने बात की है, तो ये अब 70 बेडेड हॉस्पिटल है, यह 50 बेडेड नहीं है, ये 70 बेडेड हॉस्पिटल है। और जो पेशेंट की ट्रस्ट की बात की आपने, वो आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि वाकई ही कि सोशल मीडिया या दूसरे दोस्त अब आपसे हम जब पूछते हैं तो वो यही बात करते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर वहाँ आता है और जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ आता है, उसकी ज़्यादातर जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि पेशेंट के साथ उसका ट्रस्ट जो है वो वेल डेवलप हो। और मेरे ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि महकमा हुकूमत पंजाब तो मुझे जब पूछेगी सबसे पहले तो कबीरवाला की आवाम मुझसे पूछेगी, क्योंकि मैं यहीं का पला बड़ा हुआ हूँ और यहीं पर ही मेरा ख़ानदान अर्सा 300 साल से यहीं पर है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मैं तमाम अपने स्टाफ को भी यही बावर करवाना कहता रहता हूँ कि जो पेशेंट के साथ है हमारा लिएज़ॉन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी हैं। और जो मेरा ऑफिस है उसमें अगर आप किसी दिन तशरीफ़ लाएँ, बल्कि आप लाते भी हैं, वैसे दुआ करने आते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा हर वक्त रश लगा रहता है। तो यही है कि हम कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो कमी कोताही की बात है, वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रही है, जैसे अब पंजाब गवर्नमेंट है, हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं अली जान साहब, ये बड़े हार्ड वर्कर हैं। अच्छा। और ये डे बाय डे इनको फिंगर टिप्स के ऊपर पूरे तहसील हेडक्वार्टर्स का पता है और तमाम MSS की परफॉर्मेंस वगैरह उनके ऊपर जा रही है। मेरे नज़दीक जो तमाम चीज़ें, वैसे तो बंदा ये कहता है कि जी हमारा सब चीज़ें जो हैं वो अप टू मार्क होनी चाहिए, तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसमें ये मैं बताता चलूँ कि जैसे एक बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, फिर एक रूरल हेल्थ सेंटर होता है, एक THQ होता है, RHCs होते हैं, इसी तरह BHUs RHC, होते हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है। हर एक लेवल के ऊपर है कि यहाँ प्राइमरी केयर होनी है, यहाँ सेकेंडरी केयर होनी है और यहाँ टर्शरी केयर होनी है। टर्शरी केयर आपका फाइनल स्टेज है कि अगर टर्शरी केयर वाले कहें कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो ये क्राइम है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसके अंदर मतलब है कि चल जाता है।
तो ये जो हमारे THQs हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर आते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ों को हम इनिशियल एड देने के काबिल हों। तो जो मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं FCPS मेडिसन हूँ, तो मैं ये समझता होता हूँ कि दो चीज़ें जिनका मुझे ज़्यादा परेशानी रह जाती है, वो एक है MI जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, दूसरा है हेड इंजरी। जी। तो उसके लिए हमारे पास एक तो न्यूरो सर्जन, उससे पहले CT स्कैन की मशीन ये होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी जब MS बना था तो आवाज़ उठाई थी, और अब भी इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि वाकई हमारी ज़रूरत है। और साथ ही हमें एक छोटे से CCU की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कि हम उसको जो प्राइमरी इंजेक्शन हार्ट अटैक के मरीज़ को लगता है, हम वो अगर लगवा लेते हैं तो फिर उसके बाद उसकी जान काफ़ी हद तक, मतलब ये है कि उसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने ज़रूरियात की बात की कि ये चीज़ें जो हैं वो CT स्कैन होना चाहिए, CCUs होने चाहिए, और जो हेड इंजरीज़ के हवाले से होनी चाहिए। ये तो एक जदीद डिवाइसेस हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने बताया कि मुख्तलिफ अदवार आए जिसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में, हुकूमत में आते रहे जाते रहे। 43 ईयर्स में 10 लाख की आबादी में जो स्टाफ 1980 में अपॉइंट हुआ था, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज़ बिन एडेड। एक फर्द भी आज तक इन 43 सालों में वही का वही स्टाफ है। वही स्टाफ, आबादी 2 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई, स्टाफ वही का वही है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्यों नहीं आज तक लोग यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते रहे, पॉलिटिशियंस आते रहे, गवर्नमेंट्स आती रहीं, किसी ने मतलब मसीहाई के दावे किए, कोई मोहसिन कबीर वाला बना, इसके बावजूद भी क्या वजह है आखिर कि वही का वही स्टाफ उतना ही 10 लाख के लिए भी और 1 लाख के लिए भी क्यों नहीं किया गया आखिर? उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो मेन जो हमारा प्लान होना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, वो हॉस्पिटल होने चाहिए थे, कि जब तक इंसान की सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेसिक बात है तो ये। बेसिक चीज़ें तो यही है कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर एक कम्युनिटी के ऊपर भी ये सवाल आपका बनता है कि कम्युनिटी में ने भी तो इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाई। अपने जो नुमाइंदे उनके पास आते थे, तो आज तक उन नुमाइंदों से कम्युनिटी ने नहीं पूछा कि तहसील हेडक्वार्टर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, आपने फैसिलिटी क्यों नहीं इसमें बनाई। जब तक हम उनको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक कैसे ये चीज़ें मतलब है कि आएंगी, और लातादाद चीज़ें लोगों जो को है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब बताएं, लोग इस सिलसिले में कैसे अपनी वॉइस रेज करें? मसलन आप MS हैं, आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? अब जैसे देखा ये जा रहा है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब रोजाना ऑफ एंड ऑन वो हॉस्पिटल को विजिट भी करते हैं, आते हैं, मरीजों को देख के चले जाते हैं। वो किस कैपेसिटी में है कि वो क्या कर सकते हैं हाई अप्स को? सर्टनली आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये हाई अप्स का मसला है, वही रिकमेंडेशन करते हैं, वही अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस वॉइस को रेज करें। जी जी। तो आप बीइंग MS या बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर जो हेड हैं तहसील के, वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा लेटर लिखने के? इसके कहाँ पे रुकावट है? क्यों फिर आप लोग क्यों नहीं बताते लोगों को कि ये मसाइल हैं और इसको ऐसे हल किया जा सकता है? अवेयरनेस कौन देगा? जी जी, उसके अंदर ये है कि डेरा गाजी खान, अभी भी कोई नाम सुनता ना तो उसके आगे अगवा की बात आती है, एक थ्रेट आ जाती है, एक थ्रेट आ जाता है माइंड में, मैं कच्चे का इलाका घूम जाता है मैं सारा। वहाँ कच्चे का इलाका, बिल्कुल। मैंने वहाँ 4.5 साल गुजारे हैं। आप अभी वहाँ के टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान को देखें तो आपके पंजाब के बेहतरीन उसमें से इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो है। जो वहाँ का कार्डियोलॉजी यूनिट बना है, आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ इतना फंड आ गया, इतनी चीज़ें हो गई। वहाँ की कम्युनिटी, उनके नुमाइंदे जो हैं, उनका फोकस है कि हेल्थ के ऊपर हमने पूरा फोकस करना है। अब जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, हम उनको बताते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब को बताते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आगे हायर अथॉरिटीज़ तक चली गई हैं। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि हर इंस्टीट्यूट को ये चीज़ मिलनी चाहिए। बाकी ये यहाँ के नुमाइंदों के ऊपर ही डिपेंड करता था
कि वो इस आवाज़ को, बल्कि कम्युनिटी भी उनसे ना कहती, वो फिर खुद भी भी तो उनका- यहाँ के कम्युनिटी फिर वाले भी हैं। उनका ये प्रीरोगेटिव बनता है, उनका राइट है। उन लोगों के इलाज यहाँ नहीं होते, हम्म। उन लोगों के अगर यहाँ सिजेरियन होते, उन लोगों की फैमिलीज की यहाँ डिलीवरी होती, उन लोगों के यहाँ ऑपरेशंस होते, तो आप देखते कि क्या वो जरूर हालात इस मामले में वो कुछ ना कुछ इस करते, रिस्पॉन्सिबल में होते हैं। क्योंकि तो उनका कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न नहीं उनका है, पेशेंट यहाँ पे नहीं तो आता, ये नहीं, यही चीजें यहाँ पे हैं, उनको ट्रीटमेंट के हवाले यही से चीजें हैं। जरूरत नहीं हमने है। दरअसल तहसील हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल्स बाकी हैं बिलखुद जो कबीर वाला है, हमने उसको थाना बना दिया है कि यहाँ सिर्फ एमएलसी कटते हैं। अच्छा, एमएलसी से याद आया डॉक्टर साहब, एमएलसी के हवाले से भी कबीरवाला का जो नाम है काफी अरसे से बड़ा बदनाम रहा है कि यहाँ पर फेक एमएलसीज जो हैं मुखालिफ को मुकदमे में फंसाने के लिए बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। तो अब क्या ट्रेंड है आपके आने से, अब क्या सिचुएशन है, कैसा फील करते हैं आप? उसके क्योंकि अंदर ये पिछले कई सालों से ये एक ट्रेडिशन रही, अब आप एमएस हुए उसके हैं। अंदर ये है कि मेरे एमएस आने से पहले भी जब यंग डॉक्टर्स आए हैं, जब से वाईडीए बनी है, उसके बाद जितने यंग डॉक्टर्स आए हैं उनके अंदर इसके अंदर बड़ा ही पॉजिटिव इसकी थिंकिंग है। एक तो वो ग्रेजुएशन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं और उनका जहन मेडिको लीगल तरफ कोई गलत करने की तरफ नहीं होता। तो ये जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके अंदर एक ये भी होता है कि मैं बिल्कुल सारे काम मेरिट पे करूं। उसके अलावा जो अब हमारा बोर्ड है, जैसे खानेवाल बोर्ड में है, स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है, वो इतना सख्त हो गया है कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ बार बार उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन हो रहा है तो वो डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ, डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ होता है। तो हर डॉक्टर की अब ये विश होती है कि मेरे अगेंस्ट फैसला ना हो। हाँ, हमें कम्युनिटी की तरफ से इस्तिस्ना हासिल है कि अगर मैं कोई मेडिकल काटता हूँ और वो स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में मेरे अगेंस्ट डिसीजन चला जाता है, तो जो थर्ड पार्टी है वो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि जो स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है उसने इस चीज़ को डिटेक्ट करना है कि आया कि जो प्राइमरी डॉक्टर ने सर्वे किया था क्या उसकी इसमें मिली भगत लगती है, क्या उसने जानबूझ के ऐसा गलत मेडिकल किया है, वो खुद ब खुद ही परसीव कर जाते हैं। डॉक्टर्स के आने से और स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के स्ट्रिक्ट होने से फेक एमएलसीज की जो ट्रेडिशन है वो डिक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं बल्कि खत्म हो गई, बल्कि खत्म हो गई। अब यही आप चीज देखें कि और फिर इसके अलावा जिस पार्टी का उनके हक में डिसीजन नहीं होता वो कम्युनिटी में जाके यही मैसेज दे देती है कि एमएस भी रिश्वत खाता है, फलां भी रिश्वत खाता है, जो भी अग्रीव्ड होता है वो जाके अदरवाइज कंप्लेंट शुरू कर देता उसने है, करनी है क्योंकि उसका काम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अभी स्टाफ के हवाले से बात हो रही थी कि जो 1980 से स्टाफ है अभी तक वही है, चलिए ये तो एक अलग से अलमिया है हमारे नुमाइंदगान के हवाले से, लेकिन एक और ट्रेजेडी है हमारे साथ कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, कार्डिक का कोई मतलब स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, और जो दीगर शोबाजात हैं बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो इसके लिए क्या गरीब आदमी कहाँ जाए, कौन इनका पुरसाने हाल होगा? मतलब एक फ्रैक्चर के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, उसको एक्सरे के लिए भी मियां चनू जाना पड़ रहा है, पिछले कई दिनों से हम ये फेस कर रहे हैं। एनेस्थीसिया के लिए मुल्तान से बुलवाना पड़ता है, एनेस्थीसिया के लिए यहाँ पे पता नहीं है, कोई FCPS नहीं है। इसी तरह जो है वो रेडियोलॉजी कार्डिक के हवाले से, डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से कोई यहाँ पर माहिर मौजूद नहीं है जिसको कहा जा सकता है। लोग कहाँ जाएं डॉक्टर साहब? उसके अंदर ये है कि जैसे आपने बाकी डिपार्टमेंट्स की बात की, तो आपके मीडिया के तवज्जो से एक मैं ये गुड न्यूज़ देते चलूँ कि एनेस्थीसिया के अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ के साथ THQ कबीरवाला के अंदर 3 कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, जिनमें से एक FCPS हैं फ़ीमेल जिनको हमने हेड बनाया है, एक MCPS हैं डॉक्टर शफकत तरीन साहब, और साथ ही एक डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया हैं जिन्होंने भी लास्ट मंथ हमने बड़ी स्ट्रगल के साथ, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उस मामले में मैं अपना लाइन ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा कि अब हम मज़ीद क्या वहाँ करने जा रहे हैं। जो बाकी स्पेशलिटी हैं उसमें सीट्स भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक सीट होती है जिनको सीट सैंक्शन कहते हैं, सैंक्शन करना कहते हैं, सैंक्शन सीट भी नहीं है, कार्डियोलॉजी की सीट सैंक्शन भी नहीं है। और दूसरा जो रेडियोलॉजी वाले आते हैं उनको हम इस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं कि वो भाग जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर जवाद असलम साहब, हाँ जी,
अब वो खानेवाल में प्रैक्टिस करते हैं। अब उनकी मंथली इनकम आप देखें तो वो मेरे ख्याल में कभी कबीर वाला का रुख करें जॉब भी शायद। छोड़ गए हैं, रुख मतलब ये ना करें। जरूरत नहीं हमने उनको। उनको कहाँ बिठाया हुआ था, हमने उनको नहीं एमएलसी के ऊपर बिठाया हुआ था। लोग एमएलसी चैलेंज करते थे, लोग दरखास्तें देते थे, फलां एक्सरे वाले ने 50,000 रुपये ले लिए, और आगे से स्कैन वाले कितने होते थे, एक रेडियोलॉजिस्ट होता था, 100 औरतों की लाइन होती थी। फिर हमने पोस्टें लगाना शुरू कर दी, जी एक मर्द औरत के स्कैन कर रहा है। आखिर में मेंटली इतना उसको टॉर्चर किया गया कि उसने कहा जी मैं जॉब ही नहीं करता। वो आज देखें तो यहाँ के लोग डॉक्टर जवाद के पास खानेवाल जा रहे होते हैं, रेफर हो रहे होते हैं, वहाँ पे 2,000 रुपये भर के वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अच्छा, ये पोस्ट के हवाले से और रेफर करने के हवाले से मुझे एक बात याद आई। सोशल मीडिया पे और आम जो लोग हैं उनके माइंड्स में ये बात है कि टीएचक्यू जो है वो बेसिकली एक पोस्ट ऑफिस है, पेशेंट आता है उसको रेफर कर दिया जाता है निश्चित, एक रेफर करने की जगह है बस, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये क्यों इस नहज पे पहुंचा है आम आदमी का जहन? उसका ये इस नहज पे क्यों पहुंचा इतना है, मायूसी पे चला गया है उसका ये है लोगों का कि जहन? उसका ये है कि कम्युनिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रिलेशनशिप नहीं डेवलप किया। कम्युनिटी को उन्होंने बताया ही नहीं है। आप कल की ये रेस्क्यू 1122 अब तो जो पेशेंट लेके जाती है रेस्क्यू 1122 लेकर जाती है, उनके आप ग्राफिक्स चेक कर लें, उनके आप स्टेटमेंट चेक कर लें कि टोटल एक माह के अंदर कितने मरीज टीएचक्यू अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए हैं। उनमें से अगर एक स्पेशलिटी नहीं है, एक मेरे पास हेड इंजरी का केस आया, मैं उसको यहाँ बिठाऊं या मैं उसको निश्तर भेजूं? यही अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज आ गया, मैं उसको कहाँ भेजूं? यही मतलब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, वो सहूलियात, कुछ सहूलियात ऐसी होती हैं जो कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के ऊपर होती भी नहीं है। जैसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, न्यूरो सर्जरी। अब न्यूरो सर्जरी टीएचक्यू पे कैसे हो सकती है? अगर मरीज़ खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे चला जाए तो कौन उसके लिए वेंटिलेटर का बंदोबस्त करेगा? उसके लिए वेंटिलेटर पे कौन साथ खड़ा होगा? नहीं, हॉस्पिटल का जब नाम आता है डॉक्टर साहब तो ये बुनियादी जरूरतें जो हैं वो हॉस्पिटल के साथ तो अटैच होती हैं, नहीं, होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप माशाल्लाह कबीर वाला के फेमस लॉयर हैं, तो कुछ केसेस होते हैं जो सिविल कोर्ट में आप एड्रेस करते हैं, कुछ आप सेशन कोर्ट में करते हैं, कुछ हैं जो इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कुछ हैं हाई कोर्ट जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी है कि हमें इनिशियल एड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि इनिशियल एड आपकी अच्छी हो जाए तो वो आपकी मोर्टेलिटी को बिल्कुल 50% डिक्रीज कर देती है। तो इसी हवाले से हमारा ये होता है कि हम ये समझते हैं कि टीएचक्यू के सारे पेशेंट मुल्तान गए, निश्तर गए, हालांकि ऐसा नहीं होता। लातदाद केसेस आते हैं, आप कल का डाटा ही निकाल के देख लें तो तकरीबन 900 प्लस पेशेंट्स एमरजेंसी में लाए गए हैं। उनमें से अगर 9 to 10 पेशेंट गए तो वो तो 1% रेशो बनी। जो 9-10 गए हैं वो तो ये कहेंगे जी हमें भेजा गया, हमें एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है। अब रेस्क्यू 1122 के 2 एम्बुलेंसेज हैं जो टीएचक्यू को डील करती हैं, बाकी पेरीफ्री को डील करती हैं। अब वो 2 अगर मेरे पास हैंड इंजरी के केस आ गए हैं, मैंने उन 2 को निश्चय रेफर कर दिए, पीछे हार्ट अटैक का केस आ गया है, अब वो क्या उस एम्बुलेंस का वेट करेगा या वो अपना प्राइवेट करके जाएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस से याद आया, हॉस्पिटल में 5-6 एम्बुलेंसेज इस वक्त भी खड़ी हैं जो खटारा हुई खड़ी हैं पिछले काफी सालों से। और ये तो अल्लाह भला करे रेस्क्यू 1122 वालों का कि जिन्होंने हेल्प आउट करके पेशेंट को हॉस्पिटल में लाने में अपना रोल प्ले किया हुआ है। अदरवाइज अगर टीएचक्यू लेवल पे छोड़ दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि मरीज सड़कों पे ही फौत हो जाते। ये एम्बुलेंसेज का क्या करना है? इनको स्क्रैप बना के बेच दें या नुमाइंदगान को वापस कर दें या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दें? वैसे आपकी इसमें इंटेलिजेंस के ऊपर मैं आफरीन कहूँगा, वाकई ही इसको हमने अब डीएचओ ऑफिस में इसका लेटर हमने पिछले हफ्ते भेजा है कि इसकी बोली लगा के इसको फारिग किया जाए। हाँ, ये ऐसे ही चले और वो इसकी डिस्प्लिन की वो गोलियां अलबत्ता वो पता नहीं हमें मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये चीज़ हम प्रोसेस हमने डीएचओ ऑफिस में जमा करवा दिया है कि हमारे पास जो जो चीज़ें ऑक्शन के लिए हैं वो इसके ऊपर मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक ऑक्शन भी हो जाएगा।
जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरजेंसी जो है वो बड़ा एक डायरेक्ट लिंक्ड एक है पेशेंट के साथ इंस्टीट्यूशन। तो इमरजेंसी में लेट नाइट में या शाम के आवर्स में बहुत थोड़ी तादाद है डॉक्टर्स की भी और फीमेल पैरामेडिकल स्टाफ की भी और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की भी। लोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि शाम के बाद नॉर्मली डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते जो मुख्तलिफ एरियाज़ में होते हैं, शहरों में होते हैं। जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने क्लिनिक्स बंद करके घरों को चले जाते हैं, और एक आम आदमी की पहली और आखिरी पनाहगाह रात के किसी लम्हे में अगर कोई दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई मर्ज हो तो THQ ही होता है। तो अनलकीली THQ में इमरजेंसी में उस वक्त स्टाफ बहुत कम तादाद में देखने में आता है। तो इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? उसके अंदर ये है कि आपने जैसे बताया कि जो सीट्स जितनी सेंक्शन थी अभी भी वही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडॉक के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर रेगुलर ग्रेड 18 के बहुत कम मिलते हैं। कि जब मैं प्रमोट हुआ था तो मैं डिस्ट्रिक्ट में अकेला प्रमोट हुआ था। तो ये और बात है कि मैं फिर भी नहीं आ सका था THQ में, लेकिन वो मैंने कुकरट्टा में अपना ट्रांसफ़र करवाया था। ये भी बड़ी तो इस वो बारे में भी हम बात करते हैं। एडॉक के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं वो ये सजेशन आपने ही, मैं जब MS बना था तो आपने मुझे दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने हर टाइम के ऊपर 2 स्टाफ और 2 डॉक्टर्स और MLC वाले रेगुलर डॉक्टर की सिटिंग ड्यूटी 24 आवर्स वो हमने कर दिया है। तो मैक्सिमम जो अपना हमारा स्टाफ है वो वहाँ रहता है। इसके साथ साथ एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें हम तमाम कंसल्टेंट्स जितने हैं वो हैं कि कोई डॉक्टर है वो उसमें ECG की पिक्चर भेजता है, कोई डिसीजन हो तो वो वहाँ पे वॉइस कर देता है कि ये पेशेंट है। क्विक कोऑर्डिनेशन का जो क्विक कोऑर्डिनेशन है। तो मेरा यहाँ बनने का पहला एम ही यही था कि मैं एक कम्युनिटी के साथ और अपने जो स्टाफ है उसके साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दूं। अगर यही मैं करने में लिंक्ड हूं, मैं पूरा मैं वही लिंक्ड करने में कामयाब हो जाता हूं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में आपने तादाद बढ़ा दी तो साथ साथ एक और बात भी देखने में आई है कि आपने साथ में कोई गार्ड्स भी खड़े कर दिए हैं। अब वो गार्ड्स पेशेंट्स के लिए हैं या डॉक्टर्स के लिए हैं, ये आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। लोग कंफ्यूज हैं इस हवाले से कि उन गार्ड्स की मौजूदगी में पेशेंट्स जो हैं वो मरीज और मरीज के लवाहिकीन वो खौफ फील करते हैं। उसमें ये है सर कि जो डॉक्टर है ना वो भी पाकिस्तान का शहरी है, उसके भी वही राइट्स हैं जो एक शहरी के राइट्स हैं। सही। एक माँ ये नहीं देख सकती कि वो अपने बच्चे को इतनी दुआओं के साथ डॉक्टर बनाए और उसको जूते पड़ने की वीडियो फेसबुक पे आई हुई हो। सही। THQ हॉस्पिटल कबीरवाला के अंदर अगर आपको याद हो तो 2019 के अंदर आर्थोपेडिक सर्जन की अपनी हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से जिनका नाम डॉक्टर शाहिद रौनक था, वकला बिरादरी ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। जी बिल्कुल। और वो केस हम मतलब हमने विन किया था। तो उस वक्त हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। ये वो सिक्योरिटी आई है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर जो है वो कभी भी पेशेंट के खिलाफ नहीं हो सकता, कभी भी पेशेंट के खिलाफ नहीं हो सकता। डॉक्टर को भी वही सिक्योरिटी चाहिए जो एक आम आदमी डिजर्व करता है शहर के अंदर, कि मेरा मोबाइल ना खींचा जाए गली में। किसी का मोबाइल खींचा जाए तो आप लोग कहते हैं कि उस SHO को चेंज किया जाए, या वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। इसी तरह से एक डॉक्टर भी यही कहता है कि जहाँ मैं काम करूँ वहाँ मुझे मार के कोई ना चला जाए। तो वो बेसिकली मरीज उनके लिए ऐसे ही काबिल एहतराम है जैसे डॉक्टर के लिए काबिल एहतराम है, जैसे गार्ड के लिए काबिल एहतराम है। वो सिर्फ डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए है, अटेंडेंट्स के लिए है कि अगर कोई अटेंडेंट्स जज्बात में आ जाते हैं, या हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब मैनेज करने के लिए पेशेंट एंड डॉक्टर उनको कभी हम ये इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि वो किसी मरीज के साथ बदतमीजी करें। हमारी तो जो मेडिकल है उसके अंदर लिखा जाता है कि जो मार्चरी के अंदर सबसे ज्यादा काबिल एहतराम चीज है वो डेड बॉडी है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल चीज है पोस्टमार्टम के टेबल के ऊपर जो चीज आज जो पोस्टमार्टम रिस्पेक्टेबल है वो डेड बॉडी है। अब आप कहेंगे डेड बॉडी को क्या पता अंदर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी काबिल एहतराम है। इसलिए मरीज की जो रिस्पेक्ट है
उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साइकिल स्टैंड के हवाले से भी बड़े इश्यूज सुनने में आते हैं कि जी यहाँ पर एक माफिया है जो जिसने साइकिल स्टैंड के हवाले से जो लोगों को लूटते हैं, डबल डबल चार्ज करते हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? उसमें सच्चाई की बात यह है कि जब ये बात तो हमें शिकायत मिलती रह जाती हैं। अब जो मैं आया था तो जो लास्ट टाइम जो ऑक्शन हुआ है उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ ऑफिस, हमारे तहसील हेडक्वार्टर के, इनके टीएमए के, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। और कुछ लोग होते हैं जो आके मतलब अपनी बोलियां लगाते हैं ऑक्शन के अंदर। अब वो उनको पहले से ये डिसाइड किया जाता है और हमारी वो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर हैं कि हमने किसी को फेवर नहीं किया। हमने उसके रेट्स, उसके पैनाफ्लेक्सिस वो वहाँ पर लगाए हुए हैं। जो हमें कंप्लेन आती है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस कंप्लेन के ऊपर 500 इनका है, उस कंप्लेन के ऊपर 1000 है, इस कंप्लेन के ऊपर 2000 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और अगर बार बार कंप्लेन आती है तो ये लिखा हुआ है कि उसका हम वो जो एग्रीमेंट है कैंसिल भी कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन हम तो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे ना कि जो कंप्लेन हमारे पास आएगी। अब मेरे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आती और मैं कहूँ भाई फलां बंदे से उसने 20 रुपए लिए हैं, 10 रुपए लेने लोगों को सोशल मीडिया पे या इधर उधर खाम खाम में शोर मचाने की बजाय अगर कोई अग्रीव्ड आदमी है तो उसको इन शेप ऑफ अ कंप्लेंट आपके पास आना चाहिए। यही है कि मैंने अपना जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, अगर आप देखें तो मैंने अपनी आईडीसी रेट्स की लिस्ट लगाई हुई है और मोर देन 1500 कबीरवाला के लोग ही मेरी इस फ्रेंड लिस्ट में हैं। अब एमएस आपको रेट बता रहा है बैठा हुआ, कंप्लेन आ रही है उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये चीज़ें मैंने देखा है कि इस चीज़ों को कुछ बेहतर किया जा सकता है। मैं इस बात में आपके साथ शामिल हूँ कि मुकम्मल इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मुकम्मल इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं खुद भी सोचता अब हमारा ये जो साइकिल स्टैंड है ये किसी ज़माने शायद फ्री भी चलता रहा, फ्री भी चलता रहा है, तो क्यों नहीं इसको इसको फ्री क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, उसको फ्री गवर्नमेंट ने करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने करना है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट फ्री, ये जो लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वो फ्री गवर्नमेंट की वजह से नहीं था। अच्छा, वो ये था कि उसकी प्रॉपर कभी टेंडर्स ही नहीं हुए थे। मैं उस पसे मंजर की तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा, भाई आपके इस इंटरव्यू के बाद एक नया सोशल मीडिया पे खुल जाए, सही बात है। तो अब जो ऑक्शन हुआ है वो 22 लाख रुपीस का सिर्फ साइकिल स्टैंड का हुआ है और 7,80,000 का कैंटीन का हुआ है। गवर्नमेंट को 22 लाख रुपए साइकिल स्टैंड वाला दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे। आप पर एक ऐसी बात है कि शायद आप किसी एक खास सियासी गिरोह के नुमाइंदे हैं जिसकी वजह से आपको एमएस अपॉइंट किया गया है। तो डॉक्टर का सियासी धड़ेबंदी के साथ ताल्लुक होता तो नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बात तो आपकी मतलब है बजाय ये हमें भी दोस्त ये बताते रह जाते हैं, लेकिन मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि जब ये सियासतदान नहीं थे तो मेरा ख़ानदान यहाँ था। आपके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे फादर को एक ही जगह के ऊपर 40 इयर्स हो गए हैं सर्व करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो डॉक्टर होता है उसका जो मेन ग्रुप है वो उसका पेशेंट होता है। अब जो पेशेंट के साथ जो हमारा ग्रुप बना है, जितने उसमें से पेशेंट बेहतर होते रहते हैं उनकी फैमिलीज आपके साथ अटैच होती रहती हैं, उनकी अटैचमेंट होती जाती है। तो कभी भी आप क्लिनिकल डॉक्टर जो है जिसका काम पेशेंट चेक करना एडमिनिस्ट्रेशन से हट के, जो क्लिनिकल डॉक्टर है और वो लूट मार नहीं करता और उसका पेशेंट के साथ लहजान बनता है, तो वो इतना लहजान बनता है कि फिर उसको किसी सियासतदान की ज़रूरत नहीं होती। वो जो उसका पेशेंट होता है वही उसकी डॉक्टर की जो पहली और आखिरी अटैचमेंट है वो उसके पेशेंट के साथ होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे रचना न्यूज़ के तवज्जुह के साथ कबीरवाला के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कबीरवाला के लोगों की बेहतरी के लिए आप बतौर एमएस
THQ की परफॉर्मेंस को कैसे मजीद बेहतर, क्या आइडियाज़ हैं आपके जहन में, क्या प्लान है आपके जहन में, थोड़ा सा बताइए। उसके अंदर ये है कि जब से हमने चार्ज लिया है तो मैंने तो पहले दिन ही यही कहा था कि मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है। उसमें जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे पूरे पंजाब में, उन्होंने 6 THQs को डिसाइड करना था जहां मॉडल फार्मेसी बनाए जाए, और गवर्नमेंट ने हमारी मदद की तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉडल फार्मेसी लॉन्च की कबीरवाला में। पूरे आपके कबीरवाला के अंदर THQ की तारीख में ये मॉडल फार्मेसी का क़याम ऐसा आया है। उस मॉडल फार्मेसी का कोई मतलब समझ नहीं रहा। उस मॉडल फार्मेसी का ये है कि जैसे एमरजेंसी के अंदर मेडिकल स्टोर वाले जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, वो जब 2 बजे गए तो वो कोई ख़ास 40 इंजेक्शन दे के चले गए, सेफ्ट्राइक्सोन के 20 इंजेक्शन बुखार के दे के चले गए। अब वो 40 इंजेक्शन अगर रात 9 बजे ख़त्म हो गए हैं तो रात 9 बजे स्टोर कौन खुलवाएगा? वो मरीज़ तो कहेगा मैंने बाहर से, मरीज़ परेशानी में वो लेकर आएगा। सर्टेनली। अब मॉडल फार्मेसी 24 आवर्स चल रही है और उसको डिस्पेंसर, नर्स, हेल्पर 3 बंदे 8 आवर्स की शिफ्ट के अंदर चला रहे हैं। जो मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आ रही है वो रात 2 बजे भी आपको मिल रही है जो सुबह 10 बजे मिल रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब जो शिकायत होती है कि हमसे बाहर से दवाई मंगवाई जा रही है वो कम हो गई, काफी हद तक कम हो गई है। ऐसा ही सुनने में आ रहा है। इसके अलावा अब कोई मरीज अनअटेंडेंट आता है, उसके साथ अटेंडेंट नहीं होता, अब क्या वो पर्ची लेकर मॉडल फार्मेसी में जाएगा? उसके लिए हमने मॉडल फार्मेसी इमरजेंसी ब्रांच बना दी है। अच्छा। जिसका इफ्तिताह कल हो चुका है। वो उससे क्या होगा? उसका ये है कि कोई अनअटेंडेंट आता है उसको, और कोई एक्यूट इमरजेंसी में आता है तो वो वहीं से लेगा और उसकी पर्ची, वो ट्रीट फौरन हो जाएगा, उसकी पर्ची वहां जाएगी, वहां पे रिफिल होता रहेगा इमरजेंसी वाली मॉडल फार्मेसी ब्रांच। उसको ये नहीं कहा जाएगा भाई एक बंदा पहले मॉडल फार्मेसी जाए फिर वहां से लेकर आए। उसको ट्रीटमेंट में देर नहीं होगी, बाद में वो ऑटो फिल होती रहेगी मॉडल इमरजेंसी। इसी हिसाब से मैंने एक और इनिशिएटिव हमने लिया है, वो लिया है कि हम लेबर रूम बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। वो लेबर रूम पहले ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता था। कहीं भी ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम नहीं है, कहीं भी नहीं है। दुनिया में उठा के देख लें भाई, ये नहीं हो सकता कि जहाँ लेबर रूम हो वहाँ उसी 4 दीवार के अंदर ऑपरेशन हो। उसका ये फायदा होगा कि जब लेबर रूम अलग-अलग हमारा होगा तो हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर की बजाय 2 ऑपरेशन थिएटर हो जाएंगे। तो जो हमने गायनी और जनरल सर्जरी के डेज डिवाइड किए हुए हैं, फिर वो डेज डिवाइड नहीं होंगे, फिर एट द सेम टाइम होते हैं। सर्जन जब चाहे ऑपरेशन करे, गायनाकोलॉजिस्ट जब चाहे सिजेरियन करे, और जो हम लेबर रूम बनाएंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा। आप लोग देखेंगे हैरान रह जाएंगे। और इंशाल्लाह वहाँ पे 24 आवर्स वेल ट्रेंड स्टाफ रहेगा और ये कबीरवाला की तारीख के अंदर अनमोल होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, रोज़ कहते हैं जी एसी नहीं चल रहे, फलां आ गया जी एसी नहीं चल रहे, हबस हो गया, MS ने पीछे से एसी बंद करा दिए, ये मसला हो गया। आपके THQ हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा चिलर्स हैं, लेकिन हमारा कोई ट्रांसफार्मर अलग नहीं है जब से पाकिस्तान बना। क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं हो सका? और ये निहायत आपके सख्त सवालात आप बार बार कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ भाई आप कोई नया पिंडोरा बॉक्स ना खोलें, ये काम आप करें भाई, क्यों नहीं है। 40 चिल्लर्स हैं, उनके लिए अब मैंने आते ही हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्प के साथ हमने 640 kV का हमने विजिट करवा लिया, एप्लीकेशन हो गई है, डिमांड नोटिस के लिए चला गया है, और हमने इसका 90 लाख रुपीस का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड एलोकेट कर दिए। जो ही डिमांड नोटिस निकलेगा हम 5 मिनट्स के अंदर उसको पे कर देंगे। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मसला मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ हल हो जाएगा। लेबर रूम्स आपके यहाँ के ऊपर हल हो गए हैं। इसके अलावा हम एक कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं जो कि सितंबर के अंदर
उसके अंदर जायका की जर्मनी की एक टीम आई थी जिनके साथ हमारे टर्म्स थे। तो उनको हमने कहा कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम बनाएं कि जो डॉक्टर स्टाफ की ट्रेनिंग है वो यहाँ हुआ करे, पूरे तहसील के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी ट्रेनिंग देने बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो वो हम आपको बता सकते हैं जी, आज एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं तो उनको हमको केस दिखा सकते हैं अपने THK हॉस्पिटल का। दूसरा, उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हम मोर्टेलिटी मीटिंग कर सकते हैं और हम करेंगे कि लास्ट 1 वीक के अंदर हमारे वार्ड्स के अंदर कितनी एक्सपायरी हुई हैं और हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोर्टेलिटीज़। क्या हमारे लेवल पे तो कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। तमाम टीचिंग अस्पतालों में जाएं तो वो मीटिंग्स होती है जिसके अंदर अगला लाए अमल तैयार किया जाता है कि यार इस पेशेंट की डेथ हुई है, कहीं हमारी नेग्लिजेंस तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो नए प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं ये बड़े खुशकुन बात है कबीरुल्लाह के नाजरीन के लिए कि लेबर रूम और कॉन्फ्रेंस रूम और लाइक इलेक्ट्रिसिटी लाइक दीज थिंग्स, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी जहन में आती है कि ये जो बिल्डिंग्स पिछले अदवार में लोगों ने खड़ी कर दी डायलिसिस सेंटर के हवाले से और एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो एक ऐसे सीमेंट ईंट गारे के मुश्तमिल जो बिल्डिंग्स हैं उनका क्या यूज़ है? उन पे मशीनरी के हवाले से, उनको फंक्शनल करने के हवाले से, उनको ऑपरेशनल करने के हवाले से क्या उसमें कबाहत है? उसका ये है कि जो क्या वो वैसे ही बिल्डिंग्स खड़ी की खड़ी रहेंगी यूजलेस, या आम आदमी के वो लिए एक उनको फायदा भी होगा? यूरोलॉजी जहाँ डायलिसिस हैं, एक नया पीड्स वार्ड, एक अच्छे इनिशिएटिव तो हैं और इसकी जो इनागुरेशन हुई है वो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब ने आके नहीं की। जिस तरह की ये सिचुएशन देखने में आ रही है, सॉरी टू से डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग थी पॉलिटिकल हवाले से, क्योंकि अभी तक वो, क्योंकि वो अगर देखे ना, एक चीज जब आपको हैंड ओवर हो जाए ना, अब तभी उसका इनॉग्रेशन बनता है, मतलब है कि तभी उसका इनॉग्रेशन बनता है। तो उसके लिए हमने लेटर्स लिखे हैं, तो सारी चीजें अभी इन प्रोसेस हैं। तो कुछ चीजें होती हैं कि जिनके लिए हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहाँ तक हमारा अप्रोच नामुमकिन होती है। तो इंशाल्लाह एक चीज़ बन गई है तो एक दिन यहाँ डायलिसिस मशीन भी आ जाएंगी और ये एक अच्छा चीज़ होगी, क्योंकि एक चीज़ बनी है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिल तो करना है। इसी तरह से जो पीड्स का नया बना था, हाँ जी, इसका हमें भी यही सजेशंस मुझे भी आई थी कि आप इसकी 14 अगस्त को इनॉग्रेशन करवा लें। लेकिन मैंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं देखी कि मैं इनॉग्रेशन करवा के खड़ा हो जाऊं, आगे खड़ा, फंक्शनल ना हो, फायदा क्या है उसका? तो इसलिए हम यही उनको बार बार कह रहे हैं कि आप इसके अंदर बेड्स वगैरह रखें। जब वो चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लोगों के लिए फायदा बहुत अच्छा मतलब है कि प्रोजेक्ट होगा। ज़्यादा आपको पता है कि वो इस वजह से हम स्कोरिंग वगैरह नहीं, लोग समझते हैं कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाए या फलां। तो खैर वो तो जो मेरे पाक परवरदिगार ने जितना सा लिखा है, हमारा काम तो उतना सा कम्युनिटी को सर्व करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की फिक्र भी नहीं है। आप पूरी नेक नियति से चाहते हैं कि लोगों के लिए काम किया जाए, सर्व किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से होने वाली गुफ्तगू को मुलाहिजा किया, हमने डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ सवालात किए और आपने देखा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने जिस अंदाज से THQ कबीरवाला की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अमली तौर पर काम करना था, वो काम नहीं हो पाया। और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से जो गुफ्तो शनीद हुई वो होती रही, और THQ की हालत ज़ार आज भी आपके सामने है। और इसको बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर मीसम रज़ा ख़ान भुट्टा साहब भरपूर तरीके से पुरअज़्म हैं, पॉइंट स्कोरिंग करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, और साथ में उनकी ये ख्वाहिश भी है कि आम आदमी में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर, महज एक MS की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी काफ़ी नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो अकेला अपने कंधों पर ये सारे का सारा बोझ उठा सके। आम आदमी को भी आगे बढ़कर THQ की हालत के हवाले से अपने नुमाइंदगान से सवाल पूछना चाहिए, अपनी हालत ज़ार के हवाले से उनका एहतसाब करना चाहिए। ये हॉस्पिटल, जैसा कि डॉक्टर मीसम रज़ा ख़ान कह रहे थे
कि हमारा 300 साल से इसी मिट्टी के साथ जीना मरना है, ओढ़ना बिछोना है। मैं इसी धरती का बेटा हूं और मैं इसी कम्युनिटी का फ़र्द हूं, और सिर्फ एमएस होने के नाते नहीं बल्कि कम्युनिटी का एक फ़र्द होने के नाते, पीर कबीर की धरती का बेटा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अमली तौर पर कबीरवाला के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कि मेरा वालिद भी मसीहाई के पेशे से था, मैं भी मसीहाई के पेशे से हूं, और हमारा ये ख़ानदानी फ़र्ज़ है कि हम लोगों की बेहतर सेहत के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनकी खिदमत के लिए अपनी दिन रात काम करें। पुरअज़्म हैं डॉक्टर मीरसम रज़ा ख़ान भुट्टा, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एमएस के रहने से टीएचक्यू कबीरवाला की हालत ज़ार मज़ीद बेहतर होगी। इस हवाले से आपकी सजेशंस, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। ये कबीरवाला हमारा है, टीएचक्यू भी हमारा है, डॉक्टर्स भी हमारे हैं, और हमने इसको मिलजुल कर बेहतर बनाना है। बहुत शुक्रिया।